नमस्ते मित्रों। जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ क्या है, अभी कोविड-19 से रिलेटेड जो भी लीगल प्रोविजंस हैं, साथ में सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, उससे रिलेटेड हमारे लॉ क्या हैं, कानून क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कोविड-19 के लिए कानून है उसको डिस्क्राइब करता हूं मैं कि सबसे पहले सीबी जो द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जिसको सीआरपीसी बोलते हैं वो है। ठीक है, अब सीआरपीसी का सेक्शन 144 ये एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इंडियन पैनल कोड आईपीसी का जो है वो सेक्शन 144, सेक्शन 153A, सेक्शन 153B, देन 295A, 188 मुख्यतः यह एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा आईटी एक्ट का 66C, A, C, D और 67 एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है 1897 का है, इसका सेक्शन 3 विद आईपीसी 188 एप्लीकेबल होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का है, इसका सेक्शन 54 एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और इस्पा, ये बड़े बड़े मुख्यतः एक्ट हैं जो कि इस पूरे एपिडेमिक एक्ट में, इस पूरे पैंडेमिक जो कोविड चल रहा है उसमें आम आदमी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया के भी प्रोविजंस इसमें आ जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स से रिलेटेड चीज़ें जो अभी चल रही हैं कि एडमिन करे कि ना करे, वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कई बार प्रश्न आता है कि सेक्शन 144 में तो 4 लोग होंगे तभी अरेस्ट होते हैं। आपने सुना होगा कि एक अभी वस्त्रापुर में हुआ कि कोई सामान्य ये अपने कुत्ते को टहलाने जा रहा था सिंगल आदमी और उसको अरेस्ट किया। तो लोगों के दिमाग में होता है कि 144 में तो कम से कम 4 लोग मतलब 5 लोगों से कम हो तो अरेस्ट नहीं होता। ये ऐसा क्यों होता है, ये भी एक क्लैरिफिकेशन लोगों को बताने की जरूरत है कि 144 में है क्या। ठीक है, और 144 दो एक्ट में कवर होते हैं। एक जो है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको सीआरपीसी बोलते हैं 1973, और दूसरा जो है वो आईपीसी जिसमें ज्यादातर क्रिमिनल एक्ट आईपीसी में कवर होते हैं 1860। ठीक है, इन दोनों में कवर किया जाता है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 144 जो नोटिफिकेशन आता है, आपने देखा होगा कमिश्नर जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं सेक्शन 144 में। ठीक है, कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो सीआरपीसी के तहत जो 144 है उसमें वो अपना नोटिस सर्कुलर इशू करते हैं। वो 144 बोलता क्या है, मैं बीआर एक्ट पढ़ रहा हूं, सुनिए। उसमें कहा है इन पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस इन न्यूसेंस ऑफ अफेंडेड डेंजर। इसका डिस्क्रिप्शन ये है सब सेक्शन 1 में, इन केसेस व्हेन इन ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, मतलब कोई भी अधिकारी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अथराइज किया गया हो, उसको अगर लगता है देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन एंड इमीडिएट प्रिवेंशन और स्पीडी रेमेडी इज डिजायरेबल, कि तुरंत कोई भी एक्शन लेना जरूरी है, सच मजिस्ट्रेट मे बाय ए रिटन ऑर्डर stating the material fact of the case and served in the manner provided in section 134 direct any person to abstain, any person, 4 लोग नहीं, any person to abstain from a certain act or take certain order with respect to certain property in his possession or under his management if such magistrate consider that such direction is likely to prevent or tend to prevent obstruction, annoyances or injury to any person lawfully implied or danger to the human life, health or safety
और ए डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रंक्विलिटी और ए राइट ऑफ द अफेयर। तो अब इसमें हमने देखा कि क्या है कि जो सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त पदाधिकारी, अगर उसको लगता है कि ये आवश्यक है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, हेल्थ सेफ्टी के लिए, तो वो एक सर्कुलर इशू करेगा और उसमें एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि 4 व्यक्तियों के असेंबली के लिए भी हो। आपके घर, इसीलिए घर के अंदर के आपने ड्रोन देखा होगा कि ऊपर 5 लोग इकट्ठा थे और वो अरेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये सिंगल व्यक्ति पे भी अप्लीकेबल है सीआरपीसी का 144। फिर सबसेक्शन 2 उसका जो बोलता है वो मैं बता रहा हूं। An order under this section may, in the case of emergency or in the case where the circumstances do not admit of the serving in due time of a notice upon the person against whom the order is directed, be passed ex parte। अभी इसमें क्या होता है कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा नेचुरल जस्टिस का कि आप आइए और अपनी बात कहिए, उसके बाद वो एक्स पार्टे, अगर उनको लगता है जरूरी है तो एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जाएगा। अब सबसेक्शन 3 इसका जो बोलता है वो बोलता है एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, और टू द पर्सन रेजाइडिंग इन ए पार्टिकुलर प्लेसेस और एरिया, कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर दायरे में रहने वाले लोगों के लिए भी हो सकता है, और टू द पब्लिक जनरली व्हेन फ्रीक्वेंटली आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, या सभी के लिए हो सकता है पर्टिकुलर एरिया में जाने वालों के लिए, ठीक है। अब सबसेक्शन 4 जो है सीआरपीसी का वो क्या बोलता है 144 का, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 मंथ, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीनों के लिए 144 के ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा के मैक्सिमम 6 महीने तक किया जा सकता है। तो ये क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी कि ये जरूरी नहीं कि 4 लोगों की असेंबली हो तभी 144 अप्लीकेबल होता है, सिंगल आदमी भी अगर असेंबल होता है उसके लिए भी ये अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि ये पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, ठीक है, के लिए आवश्यक है। तो पहला प्रोविजन हुआ सीआरपीसी का सेक्शन जो है वो 144। अब दूसरा जो आता है वो आता है आईपीसी की बात आती है, सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी। वो क्या बोलता है, ये है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद द डेडली वेपन्स। अगर आपने कुछ हथियार लेके एक जगह इकट्ठा होते हैं, होवर बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन और विद एनीथिंग विच यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज ए डेथ इज ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। आप अकेले हैं या ग्रुप में उसके मेंबर हैं, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with the fine or both, ठीक है। अभी जो आईपीसी है, ठीक है, वो कब का है मालूम है, आईपीसी है 1860 का। तो आईपीसी जो बनाया गया था वो अंग्रेजों द्वारा सप्रेस करने के लिए बेसिकली बनाया गया था, ठीक है। तो आज के समय में अभी भी वही चल रहा है, तो लेकिन कहीं कहीं ये फ्रूटफुल भी हो जाता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऐसी भी चीजें जरूरी होती है। आप बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप रिस्पेक्ट करेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो 1860 का भी प्रोविजन अभी चल रहा है और ये सबसे ज्यादा क्रिमिनल लॉ सारा आईपीसी के थ्रू ही गवर्न होता है, ठीक है। तो सेक्शन 144 की हमने बात की, अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद द डेडली वेपन्स। अब इसके बाद सेक्शन 153A, अब इसमें सोशल मीडिया भी आता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई केस होता है सोशल मीडिया पे तो उसमें आईटी एक्ट के अलावा इन सब सेक्शंस का भी जिक्र होता है। तो 153A जो है 153A वो क्या बोलता है, सेक्शन 153A इन द इंडियन पेनल कोड ये बोलता है कि प्रमोटिंग इनमिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और on the grounds of religion, race, place of birth, residency, language, etc. पहले तो आपने इनमिटी प्रमोट की, किसके हिसाब से, किसमें, डिफरेंट ग्रुप में, किस आधार पे, रिलीजन के आधार पे आपने इनमिटी दिखाई, रेसिस के आधार पे दिखाई, सिर्फ रिलीजन नहीं रेसिस के आधार पे भी, या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कि भाई आप यहां पैदा हुए, आप वहां पैदा हुए, आप यहां के हैं और वहां के हैं,
या रेजिडेंस के हिसाब से भी, या पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं या पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप डिफरेंट ग्रुप के बीच में इनमिटी दुश्मनी पैदा कर रहे हैं तो सेक्शन 153A ऑफ आईपीसी इसको ऑफेंस मांगता है। एंड डूइंग एक्ट प्रिजुडिशियल टू मेंटेन द हार्मोनी, हार्मोनी जो है, ठीक है, भाईचारा जो है, उस भाईचारे को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। कैसे, अब ये आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहां सोशल मीडिया आ रहा है, कैसे कर सकते हैं? बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन, बोल के कर सकते हैं या लिख के कर सकते हैं। आर बाय साइन, बिना बोले साइन के हिसाब से, दिखाने के हिसाब से कर सकते हैं। आर बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या और भी किसी तरह। उससे क्या होना चाहिए? प्रमोट्स और अटेम्प्ट टू प्रमोट on the ground of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever। अभी SC/SC एक्ट एक जगह है उस, लेकिन मान लीजिए कि कोई आपकी कास्ट पे भी एलिगेशन कर रहा है, वो भी 153A में कवर है, ठीक है। तो ये रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, रेजिडेंस के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कास्ट, कम्युनिटीज या कोई भी ग्राउंड जिससे डिसहार्मोनी फैले या फीलिंग ऑफ इम्यूनिटी हो, हैट्रेड हो, इलविल हो डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट एंड कम्युनिटीज में, तो 153A एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करता है, कमिट एनी एक्ट विच इज ए प्रिजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी एंड विच डिस्टर्ब आर लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। फिर organize any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants of such activity shall use or train to use criminal force or violence, or knowing it to be likely that a particular of such activity will be trained to use criminal force or violence, or a particular of such activity intended to use or trained to use criminal forces or violence, or knowing it to be likely a participant of such activity will be used। मतलब ये आपने कोई ग्रुपिंग कर ली लोगों को, और उन्होंने मान लीजिए कहीं अभी जैसे जमात में आपने सुना होगा कि वो अटैक कर देते हैं, तो वो 153A में कवर होता है। एंड whoever commits such offense specified in subsection 1 any in any, ठीक है। अभी इसका पेनाल्टीज क्या है? shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years। अब इसमें 153A में अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, तो आपको पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट, आपको जेल हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, 3 साल की जेल हो सकती है, या फाइन हो सकता है। उसमें 200 रुपए थे, लेकिन उस जमाने का 200 रुपए आज से 150 साल पहले का 150 रुपए और आज का 200 रुपए आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। या दोनों हो सकता है, चेंज होना चाहिए, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। ऑफेंस कमिटेड इन द प्ले, अगर मान लीजिए कि ये ऑफेंसेस आपने कहीं पूजा घर में किया है तो और भी ग्रेवेंसेस उसका जो है ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो कहता है कि अगर ये सारे ऑफेंसेस एनी प्लेस ऑफ वर्शिप में किए गए हैं तो जो है इम्प्रिजनमेंट 3 साल की जगह 5 साल होगा और फाइन भी होगा, ठीक है। तो ये दूसरा सेक्शन जो आपका कवर हुआ आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, वो 153A हुआ। ये आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी आप यूज करते हैं उसमें अगर आप रिलीजियस इनमिटी, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, ठीक है, फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अपार्ट फ्रॉम द आईटी एक्ट, ठीक है। इसमें हमने अगर हम बाइफरकेट करना पे हैं, मेन चीज जो 153A का है वो है द एक्ट ऑफ प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्रुप, ठीक है। तो मैंने कहीं नॉवल पढ़ा था, उस नॉवल में ये था कि अगर मैं कानून की कोई किताब फेंक दूंगा तो कोई ना कोई धारा चिपक जाएगी। तो आप इसको देखेंगे, ठीक है, और आपने सिंपल लड़ाई भी कर ली तो ये सेक्शन आराम से पुलिस वाला आप पे लगा सकता है।
then act prejudicial to the maintenance of harmony between different group or caste or communities if the act disturb public tranquility, act causing fear or alarm or fear of insecurity among the members of any religious, racial, language or regional group or caste or community by the use of criminal forces or violence against them. तो ये अपना था सेक्शन 153A। अब 153B की बात करते हैं हम। इसमें क्या है? इम्पुटेशन असर्टेन प्रेजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को आपके काम से आपने कोई ऐसा काम किया जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा है, तो 153B में आएगा। रिलीजियस चीजें हैं, ठीक है, कास्ट, कम्युनिटीज, इन सब के आधार पे है तो 153(1) में कवर होगा। अगर नेशनल इंटीग्रिटी को असर है तो 153B में कवर होगा। इसमें कहा गया है इम्पुटेशन असर्टेन प्रेजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रेशन हुएवर बाय द वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज मेक और पब्लिश एनी इम्पुटेशन दैट any class of the person cannot by reason to of being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the Constitution of India as a law established or uphold the sovereignty and integrity of India or assert, counsel, advise, propagate or publish that any class of the person shall by reason of being member of any religious, racial, language or regional group or caste or community be denied or deprived of their right as a citizen of India, then national integrity को डिस्टर्ब करता है और नेशनल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करता है, तो ये आपका 153B एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा सेक्शन 295A आईपीसी का है, जो आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, सोशल मीडिया के पोस्ट या इस कोविड के समय आपने कोई भी काम किया जिससे ये सारी चीजें हुई, तो ये सेक्शंस आपके लीगल प्रोविजन है सरकार के पास जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 95A क्या बोलता है? डिलिबरेट और मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग or any class by insulting its religion or religious belief, however with deliberate and malicious intention, आप जानबूझ के और malicious intention से किसी के religious feeling को outrage करते हैं, ठीक है, कैसे? by word either spoken or written या by sign or by visual representation or otherwise insult or attempt to insult the religion or religious belief of that class shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine or with both, ठीक है। तो 295A में भी आपको 3 साल की सजा हो सकती है अगर आप जानबूझ के मैलिशियस कोई एक्ट करते हैं जिससे रिलीजियस फीलिंग हर्ट होती है। तो आपने देखा 153A और 295A, 153B भी नेशनल इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब करके ये सेक्शंस एप्लीकेबल किए जा सकते हैं अगर सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट ऐसी हुई जिससे कि आउटरेज बढ़े। अच्छा 295A में जो है वो बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके साथ सेक्शन 505 है, ठीक है। आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो केसेस अभी कोविड के दौरान हो रहे होंगे वो आईटी एक्ट में इन सारे सेक्शंस में एज वेल एज सेक्शन 505 में हो रहे हैं। अभी सेक्शन 505 क्या बोलता है? सेक्शन 505 ऑफ इंडियन पेनल कोड स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू ए पब्लिक मिसचीफ। अब आपने कोई चीज ऐसी सर्कुलेट की जो फैक्ट नहीं है, गलत चीज है, अफवाह है, तो वो 505 में आती है। Whoever makes, publish or circulate any statement, rumor or report, कोई भी rumor आप छोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी आप ऐसी चीज देखते हैं जो फैक्चुअल नहीं है, ठीक है, गलत है, तो वो सेक्शन 505 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। Whoever makes, publish or circulate any statement, rumor or reports with the intent to cause or which is likely to cause any officer, soldier, sailor, airman in the army to mutiny or otherwise disregard to fail of his duty,
या with the intent to cause or which is likely to cause fear or alarm to the public or any other section of the public whereby any person may be induced to commit an offense against the state or against the public tranquility. ठीक है, तो इसमें अब कोई ऐसी मिस्चीफ, ऐसा कोई, मान लीजिए कई बार लोगों ने क्या किया कि भाई वहां इस पर्टिकुलर जो आपका मिलिट्री स्टेशन है उसमें वो फैल गया है, कोविड फैल गया। अब इससे क्या हुआ, या बोला कि फला जो है हमारे यहाँ मान लीजिए ज़्यादातर मिलिट्री जो हैं वो कास्ट बेस्ड उनके कैंटोनमेंट्स बने हुए हैं। अब बोला कि जैसे आपने इंदिरा गांधी के समय में देखा होगा कि सिखों का जो बटालियन था वो विद्रोह कर गया था, तो वो सारा कि जिसने भी ये चीज़ें कही थी वो सब 505 में आएगा। ठीक है, अब सेक्शन 188, अगर ये आपने 144 का या और भी किसी चीजों का वो किया तो सेक्शन 188 में डिसओबियंस ऑफ द ऑर्डर ड्यूली प्रोपगेटेड टू द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट्स को आपने काम करने से रोका, ठीक है, तो सेक्शन 188 अप्लीकेबल होता है। वो क्या बोलते हैं, डिसओबीडियंस टू the order duly promulgated by the public servant, whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from certain act or to take certain action with certain property in his possession or under his management, disobey such direction shall, if such disobedience caused or tend to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstruction, annoyance or injury to the person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with the fine which may extend to 200 rupees or both। ठीक है, अब ये क्या है कि सरकारी अगर कोई काम सरकारी अधिकारी है उसके काम में आप बाधा डालते हैं तो सेक्शन 188 में आपको 1 महीने की कैद और उसके साथ 200 रुपए की पेनल्टी या दोनों हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सेक्शन, जैसे मान लीजिए अभी डॉक्टर गए चेकिंग के लिए जो जहां इन्फेक्टेड लोग हैं कोविड के और उनको रोका गया, पुलिस पे अटैक किया गया, तो ये सेक्शन भी साथ साथ एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 188, या आपने डिसओबे किया, आप जबरदस्ती लड़ रहे हैं कि भाई मुझे जाना है, जो कि क्वारंटाइन आपको किया गया उसके बाद भी, तो वो सारे सेक्शन में सेक्शन 188 एप्लीकेबल हो सकता है। ये थे आईपीसी से रिलेटेड सेक्शंस। इसके अलावा भी 2 सेक्शन है जो मैं बाद में बात करूंगा। अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया पे चलता है और लोग बाल-बाल पूछते हैं, ठीक है, कि क्या हम लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, तो वो आईटी एक्ट दूसरा आता है। एक तो हमने ये देख लिया, आईपीसी की बात कर ली, आईपीसी के बाद अब आईटी एक्ट की बात करते हैं। उसमें 66 ए, यद्यपि जो है 66 ए जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक ऑफ करने की बात की थी, फिर भी अभी इसके तहत केसेस होते हैं। ठीक है, 66 एक्ट में जो है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, एनी पर्सन हु सेंड बाय मीन ऑफ ए कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव और मेंसिंग कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर असोसिनेशन करना, गलत चीज भेजना, ऑफेंसिव चीज भेजना, एनी इंफॉर्मेशन व्हिच यू नो टू बी फॉल्स, जो उसको मालूम है कि गलत है, फॉर द पर्पज ऑफ कॉमिक, एनोनेंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल इमिटेशन, इम्यूनिटी, हेट्रेड, इल विल। ये सेक्शन इतना बड़ा है, इतना व्यापक है आईटी एक्ट में कि सिर्फ आप रिलीजियस इनमिटी नहीं बल्कि आप उसकी पर्सनल कोई चीज करना चाहते हैं, आप उसको इंसल्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें मेन चीज है यूज ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज और आईटी अपना मोबाइल, ये सारी चीजों के साथ करना चाहते हैं। एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज फॉर द पर्पज ऑफ कॉजिंग एनवेंस और इनकन्वीनियंस और डिसीव टू द मिसलीड द एड्रेसी और रेसिपिएंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ सच मैसेज शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर और फाइन। ज्यादातर जगह जो है 3 साल की कैद के प्रोविजन है। अब 66 ए की हमने बात कर दी है,
ठीक है, श्रेया सिंघल के समय में ये स्ट्रक आउट हुआ, लेकिन अभी भी केसेस होते हैं। ठीक है, अब 66C की बात करते हैं। 66 में कोई आइडेंटिटी आपने थेफ्ट कर लिया, ठीक है, किसी का पासवर्ड चोरी करके, कई बार फेक आईडीज बना के आप करते हैं, तो वो सारा 66C में आता है। इसके अलावा कई बार गवर्नमेंट के, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होता है कि भाई ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया, उनका सिक्का ये वो लगा के, वो सब भी इसमें कवर हो जाएगा, वो भी। और उसमें 1 लाख रुपए, 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी हो सकती है 66C में, आईटी एक्ट। फिर 66D आईटी एक्ट, इसमें पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सनेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, अगर आप चीटिंग करते हैं कोई भी, कैसे, किसी दूसरे को बन के, जैसे आपके पास फोन आते हैं, ठीक है, कि मैं फला बैंक से बोल रहा हूं, मैं फलाने हूं। अभी साइबर क्राइम्स सारे जो होते हैं वो सारे 66D में कवर होते हैं, और उसमें जो पेनाल्टीज हैं वो है 3 साल की कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, या दोनों। ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस। ठीक है, तो 66A, C एंड D ये आईटी एक्ट डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है हमारे सोशल मीडिया पे। ठीक है, सोशल मीडिया या कंप्यूटर्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उस पर। अब तीसरा आता है, इसके अलावा हमने सीआरपीसी की बात कर ली, हमने आईपीसी की बात कर ली, हमने आईटी एक्ट की बात कर ली। अब जो होता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये सबसे बड़ा एक सरकार के पास टूल है। ये भी 1897 का 123 साल पुराना एक्ट है, लेकिन ऐसे समूह पे ऐसे जो सप्रेसी के एक्ट है उनका भी बड़ा फायदा होता है। तो सेक्शन 3 जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन डिसओबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी। ठीक है, इन्होंने ये इसमें बोला कि अगर सेक्शन 3 में ये बोला है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट में कोई भी ऑर्डर सरकार ने अगर इशू किया हुआ है और उसको कोई भी डिसओबे कर रहा है, तो वो 188 में पनिशेबल, आईपीसी 188 में पनिशेबल है। ठीक है, द एक्ट, ये सबसे पहले जो हम लोग इस एक्ट को अंग्रेजों के समय में लाया था, जब लोगों को वो हुआ था, प्लेग हुआ था, तब आया था। फिर कई महामारियों में इसका यूज हुआ है, स्वाइन फ्लू हुआ है, डेंगू हुआ है, कॉलरा हुआ है, इन सब में इसका यूज हुआ है। इसके अलावा, ठीक है, एपिडेमिक एक्ट हो गया। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। वो क्या बोलता है, अब जैसे आपने क्या किया, बहुत लोग झूठ मूठ की अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाई कोरोना के यहाँ ये केस पाए गए, इस गांव में ये केस पाए गए, आज इतने हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो हैं, ठीक है, वो सेक्शन 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कवर होता है। वो क्या बोलते हैं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग, whoever make or circulate a false alarm or warning as a disaster or its severity or magnitude leading to the panic, आपके वजह से अगर पैनिक होता है, ठीक है, तो shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine, आपको 1 साल या फाइन हो सकता है। Whoever make or circulate a false alarm, warning or a disaster, its severity or magnitude leading to the panic shall on conviction। अभी कोविड-19 के लिए सेक्शन इसका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के 54 के अलावा सेक्शन 621 से 1021 जो है, वो लोगों को क्वारंटाइन जो किया गया है उस एक्ट के तहत क्वारंटाइन किया गया है। अगर उस एक्ट की अवहेलना करते हैं तो आपको क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो ये आपका हुआ सेक्शन 54 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसके अलावा जो है, ठीक है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट
है जिसके तहत आप होर्डिंग्स ये सब जो करते हैं लोग, दाम बढ़ाना, ठीक है, चीज़ों के, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आता है। दूसरा एक्ट जो कोविड के समय इंप्लीमेंट हुआ है और जनता पे उसका उपयोग होता है वो है एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968, जिसके तहत जो आवश्यक सेवाएं हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना इस्मा लगा दिया गया, तो इस्मा की एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी, पानी है, बिजली है, ठीक है, ट्रेन है, मतलब जो भी उनको लगता है उसके तहत वो सारी चीजें चलती रहेंगी। मैंने बोला था कि 2 सेक्शन और भी हैं जो कि सोशल मीडिया या और में उसका यूज हो सकता है, ठीक है। इस कोविड के समय ये सेक्शंस भी यूज की पुलिस करती है। जितने भी केसेस हुए हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, जितने भी केसेस हुए हैं उनमें इन सेक्शंस का भी उन्होंने यूज किया है। इसके अलावा 144 में जो सर्कुलेट करते हैं उसमें भी ये लिखते हैं कि 188, 269 और 270 में पनिशेबल ऑफेंस है। तो 269 क्या बोलता है वो मैं आपको बताता हूँ। 269 कहता है कि नेग्लिजेंस एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू द लाइफ। आप कोई भी चीज, मान लीजिए आप इन्फेक्टेड हैं और दूसरों से मिलने जा रहे हैं, आपको कोरोना है, आप दूसरों से मिलने जा रहे हैं, तो 269 थूक रहे हैं, थूकने वाला भी जो सारी चीजें चल रही हैं वो भी 269 में कवर होता है, ठीक है। एपिडेमिक एक्ट और 269 दोनों में कवर होता है। नेग्लिजेंस एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज डेंजरस टू द लाइफ। जो जानबूझ के, ठीक है, नेग्लिजेंटली, जानबूझ के या बिना जाने, दोनों कोई भी काम करता है जिससे कि दूसरों की लाइफ खतरे में पड़ती है, तो 269 अप्लीकेबल होता है और उसके लिए वो इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन, आप दोनों हो सकता है। उसको 6 महीने की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है अगर कोई अपने काम से ऐसे बीमारियों को आगे बढ़ाता है। तो ये जो थूकने वाला मामला है, ठीक है, तबलीगिरी वाला मामला है, वो सब इसमें कवर होगा 269 सेक्शन में। फिर सेक्शन 270 आईपीसी का है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू द लाइफ। ये भी उससे रिलेटेड ही है, इन्फेक्शन फैलाने से रिलेटेड है। और इसमें भी इम्प्रिजनमेंट जो होगा वो 2 साल या फाइन, उसमें 6 महीने था, 270 में जो है वो 2 साल, फाइन या दोनों हो सकता है। तो ये बड़े कानून हैं, ये मोटे मोटे कानून हैं जो अप्लीकेबल हैं हमारे कोविड के समय आम जनता पे, जिसका यूज पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ कर सकता है, ठीक है। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप सचेत रहें, ठीक है। जो भी चीज लिखें, इससे जो सार निकलता है, सार ये निकलता है कि आप सोशल मीडिया पे जो भी चीज लिखें ऐसे लिखें कि जिससे कि किसी समाज को, किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी धर्म को वैमनस्य न फैले। इसका ये नहीं मतलब है कि आप फैक्ट नहीं लिखेंगे, फैक्चुअल चीजें लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। हमारा ये समय ऐसा है जो जिसमें सबको मिलके काम करना है, ठीक है। बाद में बहुत चीजें अपने पास आएंगी जिनमें कि हम चीजें पॉलिटिकल राइवलरी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जो समय है ये महामारी का समय है, सबको मिलके करना है। और आपने देखा कि ऐसे प्रोविजंस से अगर स्ट्रिक्ट ढंग से आप मान लिया आपकी एक छोटी सी गलती आपको, और हर वर्ग आज के समय में सचेत है, ठीक है। तो सबके लोग बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। आपने देखा होगा गुजरात में कई घटनाएं हुई जिसमें काफी राइट विंगर्स जिनको हम बोलते हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और उन्होंने सारे सेक्शंस लगाए हैं, स्पेशली व्हाट्सएप मैसेज फैलाने के। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी लिखें बहुत ही ऑथेंटिक लिखें, ऐसी चीज न लिखें जिससे कि समाज में कोई वैमनस्य फैले, ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि व्हाट्सएप, आपने देखा होगा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में सारा एडमिन कंट्रोल्ड हो गया है। तो क्रिमिनल जो लॉ है उसमें ये देखा जाता है आपका इंटेंट क्या है, ठीक है। आप बोनाफाइड हैं या मैलाफाइड हैं, ठीक है, एज सच, ठीक है। कोई भी चीज होती है तो पुलिस बोल देगी तो यही सच नहीं होता। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कोर्ट्स हैं, कोर्ट डिसाइड करती हैं अल्टीमेटली, लेकिन उसमें फंसे ही क्यों, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत मंतव्य है, ठीक है, कि अगर जो
एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब जो एडमिन है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसने जुडिशरी अपना जुडिशियस एटीट्यूड दिखाया है, ठीक है, ड्यू डिलीजेंस दिखाया है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अगर किसी मेंबर ने या सारे ग्रुप में उसमें सारे एडमिन हैं, ठीक है, ढेर सारे एडमिन हैं, तो भी आप किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं करते। लेकिन सलाह ये है कि क्योंकि आपके पास ये मौका नहीं है कि हमेशा आप ग्रुप में देखें क्या लिखा है क्या नहीं है, तो कुछ दिनों तक अगर एडमिन कंट्रोल होता है तो कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप अगर एडमिन है तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें ये प्रूव हुआ है कि एडमिन उसका जिम्मेदार नहीं होगा। पुलिस ने बुक किया है लेकिन कोर्ट ने उसको छोड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन सेफर साइड पे हम अगर कंट्रोल लेके चलते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो आशा है कि अगर आप समरी चाहें तो मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं। समरी जो सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो होते हैं सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, आईपीसी का सेक्शन 144, 153A, 153B, 295A, 188, 505, देन 66D, 60 आईटी एक्ट का 66A, C, D, 67, देन एपिडेमिक डिजीज एक्ट का सेक्शन 3 और उसके साथ सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 81, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का 64, ठीक है। इसके अलावा जो है वो 269, 270 आईपीसी का एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और एसेंशियल इस्मा, ठीक है। ये बेसिक एक्ट्स हैं जो कोविड के समय किसी भी जनता पे सरकार द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, स्वस्थ रहें, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा है कि कुछ इससे आपको मिलेगा, ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।